जय हिंद साथियों। बीएनएस जो एक नया कानून आया है जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू है, उसी का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन नंबर 14 से 22 तक आप लोगों को बताया। आज उसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और अध्याय 3 का ही जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 33 तक इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि बीएनएस का सेक्शन नंबर 23 कहता है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतमता यानी इंटॉक्सिकेशन में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो, अर्थात वैसा व्यक्ति जो मतमता में हो, इंटॉक्सिकेशन में हो, कोई ऐसा पदार्थ उसको दे दिया गया है जिससे उस व्यक्ति का अपना सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तो वैसे व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। कहता है कि वह कार्य अपराध नहीं होगा जो मतमता के कारण हो। वह कार्य जिसकी प्रकृति के बारे में मतमता में नहीं समझ सकते हैं, जिस पदार्थ से मतमता हुई भी वह व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो। यानी वैसा व्यक्ति जिसको जबरदस्ती भय या धमकी देकर उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया जाता है, उसको मतमता की स्थिति में डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसका सोच और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी उसको कोई ऐसा नशीला पदार्थ देने से जिसके सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस दौरान में अगर कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसको किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा करने को कहा और उसका मस्तिष्क संतुलन ठीक नहीं था। तो सेक्शन नंबर 23 में यही कहता है। अब सेक्शन नंबर 24 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतमता यानी इंटॉक्सिकेशन में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, वह कार्य अपराध नहीं होगा जिसमें आशय यानी मेंसरिया या ज्ञान से न किया गया हो। मतमता की स्थिति में करता है जिस पदार्थ का मतमता किया गया है उसका उसे ज्ञान ना हो। फिर वही थोड़ा सा इसमें चेंजेज हैं कि इंटॉक्सिकेट में वही बातें कहता है। सेक्शन नंबर 23 का सेक्शन नंबर थोड़ा सा 24 विश्लेषण कर देता है कि उस व्यक्ति को मतमता की स्थिति में यानी इंटॉक्सिकेट किया गया है अपराध करने के लिए और उस अपराध उसका मेंसरिया वैसा नहीं था, उसका ध्यान यानी उस सोच समझ के वो ऐसा अपराध करना नहीं चाहता है। तो अगर इस स्थिति में अपराध होती है तो वह अपराध नहीं होगा। वह व्यक्ति अपने सेक्शन नंबर 24 का डिफेंस ले सकता है कि हमें जबरदस्ती मतमता कर दिया गया, इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है, नशीला पदार्थ दे दिया गया है, तब जाकर हमसे अपराध करवाया गया। उसका उस अपराध का करने का कोई ऐसा आशय नहीं था, उसका सोच समझ शक्ति ऐसी नहीं थी कि वह व्यक्ति अपराध करने जा रहा है। तो उस दौरान अगर अपराध होता है तो वह इस सेक्शन नंबर 24 का डिफेंस ले सकता है। सेक्शन नंबर 25 कहता है सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर अपहति यानी अपहानि हो, ग्रीवियस हर्ट हो, कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्य ज्ञान हो। मतलब सेक्शन नंबर 24 का डिफेंस तभी लिया जा सकता है जब दो व्यक्तियों के साथ सहमति से कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसका ज्ञान उसे सहमति से कार्य किया जा रहा है और कार्य करने के दौरान उसका कोई ऐसा आशय नहीं होता है कि उसके कार्य से किसी व्यक्ति को घोर उपहति या उसका मृत्यु हो जाए। यानी दो व्यक्ति को ऐसा कार्य कर रहा है और उस कार्य करने के दौरान अगर उसे किसी प्रकार से पहले व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे उसको गंभीर चोट लग सकती है या फिर उस व्यक्ति का मौत हो जाता है, तो उस दौरान
वह उस कार्य से वह व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। सेक्शन नंबर 25 का डिफेंस वहां पे लिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 25 में ही कहता है कि कर्ता किसी व्यक्ति के साथ कोई कार्य कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के साथ, परंतु वह यह नहीं जानता कि उस कार्य से उस अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर अपहति हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति दोषी नहीं होगा। तो सेक्शन नंबर 25 का साफ साफ मतलब यही निकलता है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है जो कर्ता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाता है, जिससे उस नुकसानी के कारण उसे घोर उपहति यानी बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लग जाती या फिर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा, वह सेक्शन नंबर 25 का डिफेंस ले सकता है। सेक्शन नंबर 26 कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो, यानी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है सहमति से, उसकी सहमति से, जिस व्यक्ति को नुकसान हो गया है उसकी सहमति से अगर कार्य कर रहा है और वह सद्भावना पूर्वक है, तो उस दौरान अगर उस कार्य से जिस व्यक्ति से सहमति लिया है उस व्यक्ति को नुकसान हो जाती है या फिर नुकसान हो जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है, जिसका उसे कोई ज्ञान और आशय नहीं होता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो उस दौरान अगर ऐसा हो जाता है तो वह सेक्शन नंबर 26 का डिफेंस ले सकता है। सेक्शन नंबर 26 का ही एनालिसिस करके एक पार्ट निकाला गया है, जिसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि ऐसा कार्य जो सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है जिसका उसे आशय या ज्ञान न हो कि उस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, तो वह कार्य अपराध नहीं होगा एवं वह व्यक्ति दोषी नहीं होगा। मतलब जब दो व्यक्ति मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं सहमति के साथ जिसके लिए वह व्यक्ति को फायदे पहुंच सकता है, तो उस दौरान अगर उस फायदे पहुंचाने के दौरान अगर उससे कुछ नुकसान हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो तो हम उसके फायदे के लिए करने जा रहे हैं, लेकिन उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि हम उसको मार दें, तो उस दौरान अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो वह कार्य अपराध नहीं होगा। सेक्शन नंबर 27 कहता है संरक्षक या अभिभावक व्यक्ति द्वारा शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य जो सद्भावना पूर्वक होता है तो वह अपराध नहीं होता है। यहाँ सिंपल सा अर्थ या इसका निकलता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का संरक्षक है या अभिभावक है, तो उस व्यक्ति के लिए अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो वह व्यक्ति विकृत चित्त का हो यानी पागल हो या फिर वह सोचने समझने की शक्ति खो चुका है या फिर वह शिशु हो, तो उसके लिए अगर फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि एक टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए उसको समझा रहे हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं कर रहे, बल्कि उसके फायदे के लिए बताया जा रहा है कि आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ने के बाद आप अच्छा रिजल्ट हासिल कीजिएगा। तो उस दौरान अगर उससे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, टीचर के द्वारा बच्चे को डांटा या मारा जाता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बशर्ते ऐसा ना मारा जाए टीचर के द्वारा कि उससे उसकी मृत्यु तक हो जाए, ऐसा भी ना मारा जाए, ऐसा मारा जाए जो लगे कि हाँ उसको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो वैसा कार्य अगर किया जा रहा है तो वह अभिभावक हो या फिर संरक्षक हो, अपने माता पिता के द्वारा हो, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन नंबर 28 कहता है कि सहमति से जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, भ्रम या भय से सहमति के साथ किसी व्यक्ति का कोई अवैध कार्य करवाया जाता है तो वह कार्य करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। मतलब कहता है सेक्शन नंबर 28 कि किसी व्यक्ति को हम फोर्सफुली भय और दबाव के साथ कोई ऐसा कार्य करवा रहे हैं जो अवैध हो, जो कानूनी रूप से बाउंड नहीं हो, लॉफुल बाउंड नहीं हो, वह करवाया जा रहा है, अवैध कार्य करवाया जाए या फिर वैध कार्य करवाया जा रहा है भय में डालकर कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे को हम मार देंगे, तुमको मारेंगे, तुमको डांटेंगे, हर चीज करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उसे फोर्सफुली कार्य करवाया जाता है तो वह फोर्सफुली कार्य करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, बल्कि वह व्यक्ति अपराधी होगा जो उससे फोर्सफुली कार्य करवा रहे हैं। अब सेक्शन नंबर
है 29। सेक्शन नंबर 29 बीएनएस का सेक्शन नंबर 29 कहता है कि ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो अपराध है। इसमें धारा 27, धारा 26 और धारा 25 के अपवाद को छोड़कर जो भी कार्य किया जाता है वह स्वतः भी अपराध हो सकता है। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 कहता है सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। मतलब इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 30 में का आप डिफेंस ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको दोषी बनाना चाहता है तो वहां पे आप सेक्शन नंबर 30 का डिफेंस ले सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि हम उसके हित के लिए कार्य कर रहे थे, उसके फायदे के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन यह व्यक्ति हमारे ऊपर यह लालछन लगा दिया है कि हम उसके फायदे के लिए कार्य ना कर उसके नुकसान के लिए कार्य करें। अब जैसे अभी जमीन सर्वे हो रहा था और आगे चल के होने वाला भी है, तो कोई व्यक्ति अगर बता देता है जमीन सर्वे करने वाले व्यक्ति को कि ये जमीन फलाने फलाने व्यक्ति के फलाने फलाने वंशज से निकला हुआ है, उसमें अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो वो जिस व्यक्ति का जमीन होता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि उस व्यक्ति के बताने से उस जमीन में कोई गड़बड़ी हो गई। ऐसा नहीं, वहां पे अगर उसको फंसाया जाता है किसी व्यक्ति को कि जो व्यक्ति बताया है, तो वहां पे यह सेक्शन नंबर 30 का डिफेंस ले सकता है। सेक्शन नंबर 31 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचनाएं। यदि किसी के फायदे में, यदि किसी व्यक्ति के फायदे में है वह कार्य जो उसे कोई क्षति पहुंचता है, तो वह कार्य अपराध का कार्य नहीं होगा। यानी हम कोई ऐसा सूचना दे रहे हैं, ऐसा सूचना देने के दौरान उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को कहता है कि अब आप ज्यादा दिन तक जी नहीं पाइएगा, और उसी दौरान उस मरीज को अचानक हृदयघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो यह नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर के कहने पर कि उस व्यक्ति का मौत हो गया है। तो वहां पे डॉक्टर साहब इस सेक्शन नंबर 31 का डिफेंस ले सकते हैं क्योंकि वो सद्भावना पूर्वक कहते हैं कि अगर आपका इलाज कुछ दिनों तक चलेगा और उसके बाद आप इलाज जब सही से नहीं हो पाएगा या फिर कोई ऐसा रोग उस रोगी को हो जाता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप मुश्किल से 1-2 महीने तक ही जी पाइएगा। तो उस दौरान अगर कि उस रोगी का हार्ट अटैक हो जाता है तो वो रोगी मर जाता है, तो वह डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकता है। तो सेक्शन नंबर 31 वहां पे लागू होता है। अब सेक्शन नंबर 32 है, धमकी द्वारा विवश कर कोई ऐसा कार्य करना जो अवैध है, तो जो व्यक्ति कार्य करता है वह दोषी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति को डरा धमका कर यह कहा जाता है कि तुम यह कार्य करो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे, अगर वह व्यक्ति कार्य करता है तो वह व्यक्ति दोषी नहीं होगा जो व्यक्ति कार्य करे, बल्कि वह व्यक्ति दोषी होगा जो कार्य करवाना चाहता है, जो कार्य करवा रहा है, तो वही व्यक्ति दोषी होगा। लेकिन वह व्यक्ति दोषी नहीं होगा जो अवैध कार्य कर रहा है, जिसको डरा धमकाकर वह कार्य करवाया गया। सेक्शन नंबर 33 जो बहुत ही ऐसा सेक्शन है जो हम लोग कहते हैं कि तुरंत उस आवेश में आ जाते हैं कुछ भी करने के लिए। सेक्शन नंबर 33 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ साइलेंट हार्म कहता है, यानी तुच्छ अपराध करता है, जैसे किसी व्यक्ति को चूटी काट लेता है, तो वह कोई अपराध नहीं कर रहा है, वह कोई किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वह छोटा मोटा जो कार्य हो रहा है जिससे किसी व्यक्ति को जैसे चीटी काटने से दुखने लगता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कानून के नज़र में भी छोटे मोटे कार्य जो होते हैं वह अपराध की श्रेणी में नहीं आते। तो आज हमने सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 33 तक जाना कि साधारण अपवाद में यानी जनरल एक्सेप्शन में कौन कौन सी मुख्य बातें और कौन कौन से व्यक्ति इसका डिफेंस ले सकता है। इसी में एक अगला सेक्शन हम पढ़ाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को वह सेक्शन जानना चाहिए। उस सेक्शन को कौन कौन से व्यक्ति फायदे उठा सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में कैप्चर करेंगे और आप लोगों के समक्ष लाएंगे। कानून की ज्ञान हमारे साथ आप लेते रहें। अगर किसी प्रकार का आपके पास सवाल होगा तो हमारे पास भेज सकते हैं, उस सवाल का हम हर वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए।
सावधान रहिए और हमारे भारत को विकसित बनाने में आप पूरा सहयोग करें। हमारा भी दायित्व है कि हम और आप मिलकर भारत को विकसित बनाएं, भारत को एक ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार कोई काज करता है तो सरकार का ही सिर्फ वह दायित्व नहीं होता है कि देश को आगे बढ़ाए, हम आम जनता के लोगों का भी यह कार्य होता है कि हम देश के कार्य को आगे बढ़ाएं, देश को विकसित करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लागू होता है। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।